बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक के साथ सब मेहमानों की खिदमत में आपका मेज़बान राजा ज़ीशान सलाम अर्ज़ करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर मौसम की बात करते हैं, वैसे तो हमेशा मैं कहता हूँ कि दिल का मौसम अच्छा होना चाहिए, लेकिन इस हफ्ते जिस तरह से बरतानिया में गर्मी पड़ी है, ऐसी गर्मी हमने तारीख़ में, बरतानिया की तारीख़ में कभी नहीं खाई है। और ये सिर्फ मौसमी तब्दीली की बात नहीं है, सियासी मौसम भी बहुत गर्मा गर्म है, क्योंकि बोरिस जॉनसन जो हैं वो अपने इस्तीफ़े का ऐलान कर चुके हैं। और हमने जिस तरह से देखा है कंजर्वेटिव पार्टी में जो मुख्तलिफ कैंडिडेट सामने आए, पहले 16 थे, उसके बाद 10 हुए, और ये काउंट डाउन वहाँ से एक मुसलसल तादाद के साथ नीचे आता हुआ अब ये 1-1 मुकाबला है। लिज ट्रस जो कि बरतानवी जो हुक्मरान जमात हैं उससे उनका ताल्लुक है, एक तरफ वो हैं, और जो साबिक चांसलर ऋषि सुनाक हैं दूसरी जानिब वो मौजूद हैं। उनको बहरहाल बरतरी ज़रूर रही है सारे सिनारियों में। हमने देखा है कि जब दूसरे कैंडिडेट्स की बात करते हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि सियासी पंडित ये कहते हैं कि लिज ट्रस का पलड़ा काफ़ी भारी है अगर मुकाबला किया जाए ऋषि सुनाक की जानिब से। और वैसे भी एक बात, एक तनकीद ये भी की जाती है ऋषि सुनाक पे कि अगर हम ये कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस की बात करते हैं तो सुनाक रिस्पॉन्सिबल हैं इस सारे सिनेरियो में, क्योंकि वो ही थे कि जिन्होंने ये सारी इस हवाले से पॉलिसीज़ बना कर दी। अगर हम बात करते हैं पैंडेमिक के दिनों में जिस तरह से मुख्तलिफ ग्रांट्स दी गई, और बाद में हमने देखा कि इकनॉमिकली भी, मुआशी तौर पर भी हुकूमत को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब अगर हम लिज ट्रस की बात करते हैं, उनकी एक बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी भी जो आजकल सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है कि जिस तरीके से उन्होंने बाउंस बैक किया है अपनी लाइफ में। पहले 2 इलेक्शन उन्होंने एज ए काउंसलर के तौर पर लड़े, जिसमें वो नाकाम रही, और तीसरी बार जब 2006 में उन्होंने काउंसलर के इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। उससे पहले 1998 और 2002 में वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाई थी। एल्थम साउथ में उन्होंने कामयाबी हासिल की, और उसके बाद 2010 में वो बरतानवी दारुल अवाम की जो है वो रुकन मुंतखब हुई, और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। नाउ शी इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। सो अब देखते हैं कि आने वाले वक्तों में क्या सूरत हाल पैदा होती है। ख्वातीन हज़रात, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर जैसे मैंने शुरू में भी इब्तदाई में भी बात की कुछ ग्लोबल वार्मिंग के भी हवाले से कि जो तब्दीली मौसम की रही है, ये सारे हम सब के लिए बहुत एक सरप्राइजिंग एलिमेंट रहा है। और हमने देखा है कि बरतानिया जैसे मुल्क में कभी भी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि 41 दर्जा हरारत, 42 दर्जा हरारत, इस कदर शदीद गर्मी जो है वो रही। अब ये सारे सिनेरियो में ग्लोबल वार्मिंग की क्या वजूहात हैं, क्या इस हवाले से उसके असरात हैं, मुआशी तौर पर क्या असरात हैं, उसके क्या असरात इंसानी बिहेवियर्स के ऊपर हैं, क्योंकि हमने देखा है कि सारे सिनेरियो में बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं। अगर हम पैंडेमिक की भी बात करते हैं और जिस तरीके से लोगों की मेंटल हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज़ उनको रहे हैं, अब इस सारे सिनेरियो में जब ये एक नई टर्म सामने आ रही है, एक नया माहौल बन रहा है, मौसमी तब्दीली जिसको क्लाइमेट चेंज का नाम दिया जाता है, उस हवाले से तो अब क्या सूरत हाल पैदा होगी, ऐसा क्यों होता है, इसके चैलेंजेस क्या हैं और इस पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है। आज के इस खास प्रोग्राम को भी हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी इशू पर हम बात करने जा रहे हैं कि जो फ्यूचर इंपैक्ट है, मुस्तकबिल के क्या असरात होंगे ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से, कि जिसमें क्लाइमेट चेंज और बहुत सारे जो दूसरे इशूज़ हैं कि वो ह्यूमन जो बिहेवियर्स हैं उसको किस तरह से इफेक्ट करेंगे, और इकोनॉमिकली उसका क्या मुस्तकबिल होगा। तो इस खास प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करने जा रहे हैं, और आज के इस खास प्रोग्राम के पहले हिस्से में 2 बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ज्वाइन किया है इस वक्त डॉक्टर फाइका गुलज़ेब ने, जो कि माहिर नफ्सियात हैं, और आपके साथ तशरीफ़ फरमा हैं तस्कीन कमर साहिबा, जो कि माहिर मुआशियात हैं। तो हमारे साथ आज एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं और इकोनॉमिस्ट भी हैं, दोनों जो हैं अपनी फील्ड्स में मुकम्मल इस इशू के ऊपर जो है वो दस्तरस रखती हैं, और अच्छे तरीके से जो इस मौज़ूआत के अलावा जो अपनी इनकी फील्ड्स हैं, रिस्पेक्टिव फील्ड्स हैं, उस पर कमांड रखती हैं। तो बहरहाल अपने दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को आज के खास प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, डॉक्टर फाइका गुलज़ेब और तस्कीन कमर साहिबा। गुफ्तगू का आगाज़ में तस्कीन आपसे करता हूँ, चूँकि आप मौशियत को बहुत अच्छे अंदाज में समझती हैं, आपकी जो मास्टर डिग्री भी इसी हवाले से, इकॉनमी को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से सब्जेक्ट किया है। सबसे पहले हमारे नाजरीन को बताइएगा कि इसकी वजूहात क्या है तस्कीन, ये ऐसा अचानक माहौल जो तब्दील हुआ है, अगर हम मौसमी तब्दीली की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, इसके असरात अब क्यों पड़ना शुरू हो चुके हैं इस अंदाज में? अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया आपका।
सर देखिए, इसमें जो ग्लोबल वार्मिंग जिसको हमने एक टर्म का नाम दिया है, उसके देखिए कोई भी ये जो मौसमियाती तब्दीली है, ये अचानक के कुछ महीनों में या कुछ दिनों में ये रोनुमा नहीं हुई। ये इसके पीछे एक बहुत अरसा, बहुत ह्यूमन मैन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, जिस वजह से हमें एकदम एकदम तो नहीं, पिछले बहुत अरसे से, पिछले कुछ डेकेड से हमारा जो इन्वायरमेंट है, एक जी। बहुत तेजी से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से अब उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। तो हमें महसूस हो रहा है कि शायद ये कुछ दिनों की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। जी। इसके पीछे बड़े डेकेड्स हैं, 20, 30, 40 ईयर्स, जिसके हम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आज हम ये सिनेरियो हमारे सामने आ रहा है कि वो कंट्रीज जो पहले कुछ अरसे में एक बड़ी लाइक कोल्ड कंट्रीज हुआ करती थी, वहां का टेम्परेचर यहाँ तक कभी नहीं गया था, लेकिन एक हीट वेव, एक जो ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया का जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हीट वेव्स डिफरेंट कंट्रीज में आ रही हैं। जैसे पहले एशियन कंट्रीज में तो एक नॉर्मल बात थी कि टेम्परेचर इंक्रीज ये एक नॉर्मल था, लेकिन अब चूंकि ये यूके जैसी मुल्क में एकदम जो ये सब कुछ आया है, इससे शायद समझा तो एक तासुर तो ये लिया जा रहा है कि शायद ये कुछ बहुत एकदम ही ऐसा हुआ है, लेकिन एकदम ऐसा नहीं हुआ। इसमें बहुत अरसा पहले हमें काम स्टार्ट कर देना चाहिए था, जी। जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस चीज को हमने बहुत लाइट लिया है, और जिसकी वजह से अब हमें उसके नताइज भुगतना पड़ रहे हैं। एब्सोल्युटली, और पोल्यूशन भी उसमें एक ऐसा एलिमेंट है ना कि जिसमें एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। या एग्जैक्टली, उसमें पोल्यूशन डिफरेंट किस्म की पोल्यूशन है। जैसे उसमें हमारी एयर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, तो नॉइज पोल्यूशन है। ये सारी चीज़ें डिफरेंट फॉर्म्स में पोल्यूशंस हैं जो हमें ओवरऑल हमारी इकोनॉमी, हमारे बिहेवियर, हमारी फिजिकल मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रही है, जो हमारे लिए अभी कमिंग ईयर्स में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी। जिसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग और जिससे हमें ये आगे देखना है कि पेंडेमिक के बाद ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इशू सामने आ रहा है, जिसके आने वाले दिनों में हमें इसके जो इफेक्ट्स हैं अभी वो नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल नजर आएंगे, और नजर आना शुरू हो भी चुके हैं। डॉक्टर फाइका की तरफ आते हैं। डॉक्टर फाइका, जैसा कि हमने देखा है कि यकीनन आपके भी मुशाहिदे में होगा कि पेंडेमिक के दिनों में जिस तरह से एक लॉनलीनेस का शिकार बहुत सारे लोग रहे हैं, घरों में रहे हैं, कारोबार की सूरत हाल जो है वो इतनी हौसला अफजा नहीं थी। अब इस सारे सिनेरियो में आप किस तरह से देखती हैं कि इसका, ये ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है इंसानी नफ्सियात के ऊपर? जी, सब सुनने वालों और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर योर शो। आई थिंक इट्स माय प्लेजर एंड ऑनर बिकॉज आई नो कि ये शो यूके में काफ़ी पॉपुलर है और इस्लाम चैनल तो हम अक्सर देखते रहते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। तो यस, थैंक यू वेरी मच। ये मैं आई थिंक यस, साइकोलॉजी या माहिर नफ्सियात के होने के हवाले से मैं इस पे बहुत आई थिंक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, और इस पे हम काफ़ी आजकल साइकोलॉजिस्ट भी कंसर्न हैं, क्योंकि हम लोग इसके असरात लोगों की मेंटल हेल्थ और ओवरऑल कम्युनिटी और सोशल जो सिनेरियोज हैं उसमें भी हम देख रहे होते हैं। तो यस, पेंडेमिक ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि लोग एकदम से घरों में बंद हो गए थे, और ये सिर्फ एक कंट्री में नहीं हुआ, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गया था। और इन कंट्रीज़ में जहाँ पे सोशलाइजेशन का एक ही तरीका था कि लोग बाहर जाएं, पार्टीज़ करें, किसी फ्रेंड्स को मिलें, और यहाँ पर ज़्यादा क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, लोग अकेले रहते हैं, तो लोग ज़ाहिर है अपनी सोशलाइजिंग के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट थे। तो वो एकदम जब बंद हुआ है और लोगों को घरों में बिठाया गया है, तो उसका एक सबसे पहला जो मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट आया था वो यही आया था कि स्ट्रेस, जिसको हम साइकोलॉजी की ज़बान में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी कहते हैं, जो कि किसी ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद होता है, और उसमें इंसान की एंजाइटी और स्ट्रेस और बहुत से इस तरह के जो बिहेवियरल इश्यूज हैं वो जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो वो अभी पेंडेमिक हमारे साथ ही थी। अभी रिसेंटली लाइक इस साल हम कह सकते हैं कि 2021 का जो समर आया है वो हम प्रॉपर्ली इंजॉय करना शुरू हुए थे, और हम वी वर रियली लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू द समर 2022। तो उसमें एकदम से फिर हीट वेव आई है, और हीट वेव ऐसी आई है कि इसमें
आई वुड से कि वी वर कॉट काइंड ऑफ अनप्रिपेयर्ड, जी जी जी। क्योंकि कैसी किसी ने ऐसी सोची नहीं हुई थी। इवन हम लोग जो एशिया से आए हैं, जो 40 हमें तो क्रॉस, आदत है ना डॉक्टर साहब, हमने तो 52 डिग्रीज भी देखा हुआ लाहौर में, जी लेकिन यहाँ बिल्कुल के लोग जो उनको तो लग पता कि ऐसी गर्मी पड़ी है। बिल्कुल ऐसे है। मैं कहती हूँ कि उसमें स्ट्रेस का ये लेवल था कि मैं उसको आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि मेरा अपना बेबी है 7 मंथ्स का और वो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पे है। तो हम उसको वो ब्रेस्ट फीड नहीं ले रहा था और मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि इतने हॉट कंट्रीज में लोग कैसे सरवाइव करते हैं, जहाँ पे ना बिजली होती है, लोड शेडिंग भी बहुत होती है, और फिर एसी के बगैर गुजारा, क्योंकि हमारे तो घरों में एसीज नहीं जी है, जी, फैंस एसी भी नहीं नहीं है, है। पंखे भी नहीं लगे यहाँ पे, जरूरत कभी जी महसूस नहीं बिल्कुल। हुई। तो वो इतना स्ट्रेस रहा 2 दिन में कि हम लाइक मैं खुद बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं खुद परेशान हो गई थी कि मैं अपने बेबी को कभी वाटरमेलन ऑफर करती थी, कभी कुछ, और मैं बार बार सबसे यही कहती थी कि ये फीड नहीं ले रहा, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तो ये एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर, कि उसमें जाहिर है बहुत से एल्डरली लोग थे जिनको डिफरेंट किस्म की जहनी और जिस्मानी बीमारियां ऑलरेडी हैं, उनके लिए कोप करना मुश्किल हो रहा था। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं जो कि मेडिकल के शोबे में काम करते हैं, वो कह रहे थे कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स डिस्ट्रेस होना शुरू हो गए थे जी जी और वो यही कह रहे थे कि कोपिंग करना मुश्किल हुई है। ये तो इसके डायरेक्ट थे इम्पैक्ट्स। जहाँ हम इसके इनडायरेक्ट अगर हम इसके असरात देखें तो ऐसा अभी हमने देखा है कि 12 डेथ्स हुई हैं इस 2 दिन की हीट वेव में, जी जब 2 दिन ज़्यादा हॉट टेम्परेचर रहा है। और वो कोई डायरेक्ट इस वजह से नहीं हुई कि लोगों को गर्मी लगी है या सफोकेशन हुई है या कोई हीट रिलेटेड डायरेक्ट इंसिडेंट था, फायर या कुछ ऐसा, बल्कि ये हुआ है वही कि स्ट्रेस और एंजाइटी में आके लोगों ने कोपिंग मैकेनिज्म्स अडॉप्ट करने शुरू किए। कुछ लाइक नहर रिवर्स की तरफ रुख किया, किसी ने बीचेस की तरफ रुख किया, और स्विमिंग नहीं आती थी, दे ट्राई टू स्विम, दे ट्राई टू जंप इनटू वाटर्स। तो वो इस तरह की डेथ्स थी जो कि जी जी इनडायरेक्टली हम इसको कह सकते हैं कि इसका एक इफेक्ट हुआ है। इसी तरह बहुत सारी अभी रिसर्च जो हम साइकोलॉजिस्ट इसको काफ़ी सीरियस लेना शुरू हो गए हैं, और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हमने कम्युनिटीज़ और उसमें सोशल बिहेवियर्स और सोशल चेंजेस क्या ला सकते हैं, उसमें हमने देखा है। तो चेंजेस की तरफ मैं आता हूँ बिल्कुल, लेकिन सवाल तो अब ये पैदा होता है कि इसका मुआशी तौर पर क्या, किस हद तक ये जो है इसके असरात होंगे, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि डॉक्टर फाइका कि जिस तरह से लोग घरों में रहे हैं पिछले 2 साल के अंदर, और कारोबारी लिहाज से जो अनएम्प्लॉयमेंट के इशू सामने रहे हैं उनको, और अब इस सारे सिनेरियो में कि जब एक नई एक ही मैं समझूंगा कि कुछ नए चैलेंजेस हैं, तो तस्कीन आप इसको किस तरह से देखती हैं कि आपके मुशाहिदे में अब कितना अरसा लगेगा, बिकॉज के वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद द पेंडेमिक, कि जो भी सारी सूरत हाल है मुख्तलिफ ममालिक में हमने देखा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे क्राइसिस जो है वो चल रहे हैं। इस सारे सिनेरियो में अब ये हीट वेव की बदौलत जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग में ये चेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज है, ये सारा, इसको आप किस तरह से देखती हैं कि इकोनॉमिकली इसको किस हद तक ये जो है ये असरअंदाज करेगा, और डैमेज जो है उसको कवर करने में कितना अर्सा लगेगा? देखिए ज़ीशान साहब, हमारे जब कोई भी इस तरह का सिनेरियो, कोई भी ये इंडिकेटर्स आते हैं, तो डेफिनेटली इसका मैं डॉक्टर फाइका की बात को सेकंड करूँगी कि एक सोशल अनरेस्ट तो होता है, जिसमें ज़ाहिर है हम उसमें अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो जब ये इतना हीट वेव, इतना ये स्ट्रेस वाला एक टाइम आएगा, तो डेफिनेटली उसमें जब हमारे मैन मेड रिसोर्सेज में जो एक हाई कंट्रीब्यूटर कंट्रीज हैं, लाइक जिसमें चाइना इस वक्त सबसे नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे अमेरिका है, जिनकी सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेज प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो 29% इस टाइम है। अगर इसी तरह देखें उनकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है तो ये वो 28% है, और अगर हम उसमें उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखें तो वो 22% है। लेकिन तो सवाल तो ये पैदा होता है तस्कीन के, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स का आपने जिक्र किया है कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जो गैसेस उसमें शामिल हैं, इनके इजाफे की वजूहात क्या हैं? देखिए उसमें मैं इसी की तरफ आ रही हूँ, जैसे हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जैसे हम अमेरिका, चाइना, ये जितनी इंडस्ट्रीज में हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से हमारी जो
गैसेस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी एमिशन 26% ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो चाइना सबसे ज्यादा कर रहा है। तो देखिए अब हमें इस चीज की तरफ आना है कि हम इस चीज को किस तरह 100% हम इसको कम तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल एक ऐसा बन चुका है कि जिसमें हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर अब रह नहीं सकते हैं। तो लेकिन ये है कि टू सम एक्सटेंट हमें इसको कम करने के लिए हमें इससे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो डेफिनेटली इसमें जब एयर पोल्यूशन होती है, इसमें हमारे जब हमारी प्लैनेट अर्थ का एक टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा तो उसमें हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, उसमें इकोनॉमी इन द फार्म के अगर हमारे डिफॉरेस्टेशन की तरफ हम जाते हैं, हमारे जंगलात में आग लग जाती है जो कि तो इसमें ज़ाहिर है हमारे ग्लेशियर्स जो है हमारी जो वो पिघल के हमारा सी लेवल राइज कर जाएगा। जब सी लेवल राइज करेगा तो हम फ्लडिंग की तरफ जाएंगे, फ्लडिंग की तरफ जाएंगे तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खराब होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जब खराब होगा तो डेफिनेटली हम इकोनॉमिकली इसमें सफर करेंगे। जब इकोनॉमिकली सफर करेंगे तो डेफिनेटली उसमें हमारी अनएम्प्लॉयमेंट आती है, हमारी इन्फ्लेशन रेट हाई होता है, हमारी पॉवर्टी एंड रिजल्ट ये होगा कि हमारी पॉवर्टी इंक्रीज होगी। तो बात ये है कि हमें इस चीज को एक सीरियस एज अ थ्रेट लेना चाहिए। पेंडेमिक के बाद अगर दूसरा एक अलार्मिंग थ्रेट फॉर द होल वर्ल्ड ग्लोबल फिनोमेना है ये, तो उसमें ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन इसमें यह है कि हमें अपने दूसरे रिसोर्सेज जैसे नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा, हमें अपने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करना पड़ेगा, हमें अपनी वाटर जैसे जो रेन वाटर है उसको प्रिजर्व करने की तरफ ये तो बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि ये कंट्रोल के हवाले से इसको बिल्कुल हम लास्ट में डिस्कस भी करेंगे कि इसके चैलेंजेस पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर फाइका, अब जैसा कि हमने देखा है कि ये पिछले 2 साल में जिस तरह से सोशल लेवल पर भी तब्दीलियाँ आई हैं, और आपने जिक्र भी किया, आपने तादाद भी बताई कि ये जिस तरह से 2 दिनों में कुछ अमवात भी वाक़ हुई हैं, और वो कुछ ऐसे नहीं है कि कोई आग लग गई या फिर कुछ ऐसे के मौसम की वजह से, बुनियादी तौर पर वो उनकी नफ्सियात में वो ऐसी चीज़ थी कि जिसको की नफ्सियात जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तो ये जो ह्यूमन बिहेवियर्स में एक जो चेंज आ रहा है पिछले 2 साल में, आप किस तरह से देखती हैं कि अब इस सारे सिनेरियो में कि जो ह्यूमन शायद एक साइकी है वो इस हद तक सेंसिटिव क्यों हो चुकी है कि अगर कोई भी इस तरह से कोई एक चेंज आता है एनवायरमेंटल तो उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाते? हाँ जी, इसमें आई थिंक मेनली मैं सबसे पहले हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है या जो हमारी साइकी होती है उसकी बेसिक आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे हम इंसान हैं तो हमारे अंदर थ्रेट के लिए या किसी भी ख़तरनाक सूरत हाल से निपटने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, और जब भी हम किसी ऐसी सिचुएशन को देखते हैं या परसीव करते हैं कि ये ख़तरनाक हो सकती है या ये इसके लिए हमें कोपिंग मैकेनिज़म्स अडेप्ट करने चाहिए, तो हर इंसान का उसमें रिएक्शन डिफरेंट होता है। हर इंसान उसको वैसे नहीं परसीव कर सकता या उसके लिए वैसे रिएक्ट नहीं कर सकता जिसे हम कहें कि इक्वल है। इसी वजह से हमने देखा कि कुछ लोग एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, कुछ लोगों में उस चीज़ का असर बहुत ज़्यादा होता है और वो उसको बहुत सीरियस लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों में इसका इतना ज़्यादा असर नहीं होता। तो ये अगेन वेरी करता है पर्सन टू पर्सन और उसके अलावा उनके सर्कमस्टांसिस की बेस पे भी। मेनली हम जब यूरोप की बात करते हैं या ऐसे कंट्रीज़ की जहाँ पे गर्मी या क्लाइमेट चेंज अपेरेंटली इतना वाज़े नज़र नहीं आता, और उसकी हमने मिसाल भी देखी कि यहाँ पे मोस्टली वेदर एक ही जैसा रहता है, रेनी है या क्लाउडी है या कोल्ड है। लेकिन जैसे ही कुछ सालों के बाद कोई हीट वेव आती है, जैसे आई थिंक लास्ट हीट वेव हमने 2018 में ऑब्जर्व की थी, बट दैट वाज काइंड ऑफ बियरेबल, वो इतनी एक्सट्रीम पे नहीं गई। लेकिन अब जो उसके बाद ये 2022 की आई है तो इट वाज लाइक कि इसने सबकी चीखें निकाल दी यहाँ इंग्लैंड में भी। और अब क्योंकि जैसे क्लाइमेट चेंज पे बहुत बात होती है तो उसमें ग्रेटा थनबर्ग है जो स्वीडन की एक यंग बच्ची है जो इस पे बहुत ज़्यादा कैंपेन कर रही है। उसको आपने देखा होगा कि शुरू में किसी ने भी सीरियस नहीं लिया, इवन यूरोप के अंदर जिसको हम बहुत अवेयर और वेल इन्फॉर्म्ड और एजुकेटेड कम्युनिटी, उसको सीरियस नहीं लिया गया और लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और लोग अभी तक भी उसको
कहते हैं कि भाई ये हमारे एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। डॉक्टर साहब आई स्टिल रिमेंबर कि जब बात की जाती थी कि वर्क फ्रॉम होम एक ऐसी वबा आ रही है कि सबको घरों से काम करना पड़ेगा, एंड वी यूज्ड टू लाफ कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हम तो 21वीं सदी में रहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये कुछ एक वो चेंजेस हैं कि जिनको शायद हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए और जिसका डायरेक्ट असर जो है वो नफ्सियात पर पड़ा। और जैसे कि आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि जिस तरह से डिप्रेशन में इजाफा हुआ है, मेंटल हेल्थ के इश्यूज में इजाफा हुआ है, यस, लॉनलीनेस में इजाफा हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। तस्कीन कमर साहब ये बताइएगा कि आपने जिस तरह से अदाद शुमार भी मुख्तलिफ बताया, इसमें यकीनन इजाफा होता चला जा रहा है और ये सारा ये जो क्राइसिस है अब ये एक पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है, इसीलिए हम इसको ग्लोबल वार्मिंग की बात जो है वो बात करते हैं। तो अब आपके ख्याल में, आपके मुशाहिदे में कि इन चैलेंजेस को किस तरह से हम कवर कर सकते हैं? तो उसमें देखें कि हमें अपना बहुत ज़्यादा जो एनर्जी डिपेंडेंस है उसको हमें थोड़ा कट डाउन करना पड़ेगा जी। हमें मोर हाइड्रो एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, हमें अपनी गाड़ियां, अपने व्हीकल्स हमें इलेक्ट्रीफाई करने पड़ेंगे। राइट। और पब्लिक रेल्म, यानी आप समझती हैं कि पब्लिक रेल्म का एक बड़ा अहम किरदार है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाना चाहिए कि जिसमें हम अगर कहीं सफ़र कर रहे हैं तो साइकिल पे करें, अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, माहौल का ख्याल रखने के लिए। और इसके अलावा जो इसका एक मेन आने वाले दिनों में हमें एक चैलेंज फेस करना पड़ेगा, वो शॉर्टेज ऑफ वाटर है। तो उसके लिए हमें एक बड़ी ह्यूज लेवल की प्लानिंग चाहिए कि जिसमें हम कैसे वाटर रिजर्व्स जो है उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे रेन वाटर है उसको हम, ताकि फ्यूचर में हमें जो एक बड़ा चैलेंज होएगा वाटर डेफिशिएंसी का, क्योंकि हीट वेदर में वाटर का एक वाइटल रोल है कि जिसमें हमें अपने बॉडी टेम्परेचर को हमें लो लेवल तक रखना है। तो उसमें हमें वाटर को प्रिजर्व करना पड़ेगा, हमें जो बहुत सारी चीज़ों को कट डाउन करना पड़ेगा, हमें अपने जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उसमें हमें उस तरफ जाना पड़ेगा कि जो हमारी जैसे विंड एनर्जी है, जैसे हाइड्रो एनर्जी है, जैसे हमें अपने व्हीकल्स को इलेक्ट्रीफाई करना पड़ेगा। तो बिकॉज उसका एक क्योंकि हमें अपनी ओजोन लेयर को बचाना है, हमें अपनी फिजिकल हेल्थ, हम मेंटल हेल्थ की बात तो यहाँ कर रहे हैं, लेकिन इसके देखिए एडवर्स बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, यस, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन। जैसे अगर हमारी एयर कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारी एयर में इसकी क्वांटिटी, मीथेन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है, तो डेफिनेटली जब हम ब्रीथ करेंगे हमारे इससे हमारे लंग्स इफेक्ट होंगे, हमारे अदर बॉडी पार्ट्स, तो हम एक बीमार नेशन की तरफ जाएंगे। हमारी ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत आने वाले दिनों में, अगर हमने इसको सीरियस ना लिया तो आने वाले दिनों में बहुत नुकसान होगा। एब्सोल्युटली। लास्टली डॉक्टर फायगा से भी, चूंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, ब्रेक पे भी हमने जाना है, डॉक्टर फायगा आप बताइएगा कि इन चैलेंजेस को, जिस तरह से मौसमियाती तब्दीलियां सामने आ रही हैं, एक एनवायरनमेंट में जिस तरह से चेंज आता है और उसका डायरेक्ट जो असर जो है वो नफ्सियात के ऊपर होता है, ह्यूमन बिहेवियर्स के ऊपर होता है, डिप्रेशन में बहुत इजाफा होता चला जा रहा है। तो इन चैलेंजेस को जो ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में सामने आ रहे हैं, इस पर किस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि एटलीस्ट, जैसे कि डॉक्टर साहिबा, जैसे कि हमने देखा है कि तस्कीन साहिबा ने एक बहुत एलिमेंट, एक बहुत अहम इशू जो उन्होंने जागर किया कि मेंटल हेल्थ तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो एक अहम एलिमेंट है कि फिजिकल हेल्थ जो है उसका बेहतर रहना भी बहुत जरूरी है। 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी बता दीजिएगा जी। आई थिंक मैं इसमें सबसे ज़्यादा जो है रोल अपनी यंग जनरेशन का हाईलाइट करना चाहूँगी कि उनके पास सोशल मीडिया की पावर है। तो जो ये क्लाइमेट चेंज की कैंपेन्स आती हैं या इस पे जो बात की जाती है उसको सीरियस लें, उसको हाईलाइट करें और जो भी चेंजेस इस सिलसिले में सजेस्ट की जाती हैं उन पे ज़रूर गौर करें कि जैसे अगर जहाँ तक मुमकिन हो सके गाड़ियाँ नहीं बाहर लेके जाएं, पैदल चल लें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर लें, ताकि जाहिर है ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट में कमी आएगी, पोल्यूशन में कमी आएगी, तो ऑब्वियसली फिर हमारे स्ट्रेसर्स भी कम होंगे और यकीनन उस हवाले से उसके अकॉर्डिंगली जो है वो चीज़ें फिर बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए डॉक्टर फायका गुलज़ेब साहिबा और तस्कीन कमर साहिबा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। यकीनन ये नफ्सियात का इस सारे सिनेरियो में एक बहुत अहम किरदार है कि जैसे डॉक्टर फायका ने भी बताया कि अगर माहौल को हम अगर रखना चाहते हैं पॉजिटिव, तो इसके लिए हमारी जो सोच है, यकीनन तब्दीलियाँ आती हैं। हमने देखा है कि जो पैंडेमिक के नतीजे में तब्दीलियाँ आती हैं, आगे भी आएंगी, ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में भी आएंगी, इनको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानिब अगर हम मुआशी हिसाब से भी बात करते हैं तो जो तब्दीलियाँ हैं उनको भी एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम के इस हिस्से में इतना ही। अब दूसरे हिस्से में आपसे मिलते हैं। टेक ए शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी राइट बैक।
नाज़रीन, प्रोग्राम सिग्नेचर टॉप में राजा ज़ीशान आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने बात की कि जो ग्लोबल वार्मिंग के जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो इम्पैक्ट है मुस्तकबिल में वो क्या होने जा रहे हैं। आपने हमारे जो माहिरीन थे उनकी गुफ्तगू सुनी। यकीनन ये एक ऐसा मैं कहूँगा कि नज़रिया है कि जिसको को हर लिहाज से तब्दील करने की ज़रूरत है कि अगर हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं करते हैं किसी मौसमी तब्दीली के लिए तो यकीनन उसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स तो होते हैं। और उसके साथ साथ जो एक सारा हमने देखा है कि ग्लोबली जो दुनिया में जो इस हवाले से मौसम मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आ रही हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग में बहुत हद तक इजाफा होता चला जा रहा है। लोग यकीनन उसकी वजह से डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, मुख्तलिफ कारोबार जो हैं वो उससे मुतासिर हो रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा एक जो नतीजा है वो यही निकलता है कि जिसमें हमने देखा है कि महंगाई जो है वो होती चली जा रही है, मुख्तलिफ कीमतों में बहुत इजाफा होता चला जा रहा है। क्योंकि अभी हमने जो एक रिसेंटली जो क्राइसिस है पेंडेमिक का, हमने उस पर काबू नहीं पाया है। तो ये अगर ग्लोबल वार्मिंग की भी हम बात करते हैं तो ये भी एक ऐसा इशू है कि जिस पर जब तक हम जो एहतियाती तदाबीर हैं, अगर हम बात करते हैं जिस तरह से कॉन्फ्रेंसेस जो COP26 की भी अगर हम बात करते हैं, जो जिस तरह से उन्होंने भी एक अपनी मीटिंग इस हवाले से की और उसमें भी बहुत सारी बातें की गई। तो यकीनन ये जो नज़रिया है वो सिमत डायरेक्शन को बेहतर अंदाज में करने की ज़रूरत है। और ये एक ऐसी बात है कि जिसको हम सब ने मिलकर काबू पाना है, क्योंकि जो तमाम मसाइल हैं इसमें जब तक हम एक इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं करेंगे और यकीनन उस पर किसी भी तरह से काबू पाया नहीं जा सकता है। तो जो अगर सामने की मुख्तलिफ इशूज़ आते हैं, अगर हुकूमती तब्दीलियाँ भी आती हैं, ये चंद एक सोशल ऐसे इशूज़ हैं कि जिसमें सबको आपका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, एक होना एटलीस्ट इस इशू पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसमें हम सब आपकी ज़ात जो है वो इन्वॉल्व है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं कि जैसा कि हमने देखा है कि बरतानिया में ख़ास तौर पे बहुत तब्दीलियां आई हैं पिछले चंद एक दिनों में, और इसका जो सबसे बड़ा असर पड़ा है वो एक आम आदमी पर पड़ा है। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग के क्राइसिस की भी हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह जो टूरिस्ट गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और जिसका खैर उनको नुकसान भी हुआ है। हमने देखा है कि 5 मई के जो लोकल इलेक्शंस थे उसमें वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाए, और जो सबसे बड़ी वजह थी वो कॉस्ट ऑफ लिविंग का क्राइसिस थी। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा है। और अब ये सूरत हाल बन चुकी है कि इस सारे सिनेरियो में मुख्तलिफ जो चैरिटीज़ हैं वो आगे आ रही हैं, वो अपना रोल प्ले कर रही हैं, वो लोगों की मदद कर रही हैं। ये सोशल सेक्टर्स की जो अहमियत है वो इस सारे सिनेरियो में हमने देखा है कि अगर पेंडेमिक के दिनों की बात करते हैं बहुत बढ़ गई है, क्योंकि हुकूमत को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं मुख्तलिफ ग्रांट्स की जो कि हुकूमत की जानिब से दी गई, और फिर ये कहा गया कि मुख्त कर्जे जो हैं वो मुख्तलिफ दिए गए, अब वो वापस लिए जा रहे हैं। यही वजह है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उसमें इजाफा हुआ है। इस सारे सिनेरियो में जो चैरिटी सेक्टर है, सोशल सेक्टर है, वो एक अहम किरदार अदा कर रहा है। तो हमारे साथ इस वक्त एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं कि जिनसे हम बात करने जा रहे हैं इस हवाले से। चंदी कुछ ही देर में हमें वो गेस्ट ज्वाइन करेंगे, उनसे बारे में बात करेंगे। क्योंकि नाज़रीन हमने देखा है कि ये जो एक अगर हम बात करते हैं कि एक सोच की बात करते हैं सारे सिनेरियो में, उसको सिमत को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुख्तलिफ चैलेंजेस तो आएंगे लाइफ में, और यही वजह है कि जैसे कि हमने हुकूमत पर भी देखा है कि बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी थी कि गो के जो सबसे बड़ा एक जो चैलेंज है वो पेंडेमिक का रहा है, और उसमें गवर्नमेंट जो है कुछ लोग कहते हैं कि वो मुकम्मल फेल हो चुकी है। दूसरी जानिब जो नाकदीन तो ये कहते थे कि हुकूमत ने अगर इस तरह से मुख्तलिफ ग्रांट्स दी हैं वो उनको रिकवर करने में या उसको बेहतर अंदाज में मेनटेन करने में वो कामयाब नहीं हो सकें। और यही वजह है कि उनको बहरहाल सियासी तौर पर भी इसका बरतानवी हुकूमत को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अगर दूसरी जानिब अगर पॉजिटिव साइड देखी जाए तो फिर बात ये भी की जाती है कि एक एलिमेंट ये भी है कि इस हुकूमत ने वो ग्रांट्स भी दी हैं, फरलॉक की स्कीम्स जो हैं वो दी गई हैं, जो मुख्तलिफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स हैं वो दी गई हैं। लोगों को किसी तरीके से उनको एक बैलेंस लाइफ के लिए उनको मुख्तलिफ किस्म की जो तरजीहात उनकी अब थी उनको रिकवर करने के लिए, उनको एक मेनटेन करने के लिए उनको वसाइल भी दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी एक जो बात है वो ये है कि शायद हम लोग तैयार नहीं थे, और यही वजह है कि जिस प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी हम बात कर रहे थे कि शायद जो तब्दीलियाँ मौसमी भी आई हैं हम उसके लिए तैयार नहीं थे। और यही वजह कि लोगों को जिस तरह से मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ा है, और जो डिप्रेशन रेट्स में इजाफा हुआ है, कुछ लोगों की मौत भी हुई है सारे सिनारियों में, कि वो कोई ऐसे क्राइसिस की वजह से नहीं, वो डिप्रेशन या जो लॉनलीनेस के जो एलिमेंट है इस वजह से हुई है। तो ये यकीनन ये तब्दीलियाँ ऐसी हैं जो कि हमारी ज़िंदगियों में आएंगी। यकीनन कहते हैं ना कि जॉयज़ एंड सोरोज़ और द पार्ट ऑफ द लाइफ। अगर कौमों की ज़िंदगियों में
इस तरह के वक्त आते हैं तो उसमें सबसे बड़ी जो एक बात है वो यूनिटी ही होती है, एक इत्तेहाद का मुजाहरा करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ये पेंडेमिक के दिनों में हमने देखा है कि जिस तरह से इजाफा हुआ है, जिस तरह से अमवात में इजाफा हुआ, 1.5 लाख के करीब लेकिन जो अमवात हैं वो हुई, और उसके बाद एक ऐसा सिलसिला ख़ासतौर पर बरतानिया में बन गया कि मुख्तलिफ जो चैरिटी सेक्टर हैं उन्होंने इसमें लबैक कहा, उन्होंने मुख्तलिफ जो फूड बैंक्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। इसके अलावा ये भी हमने देखा है कि बरतानिया में जो मुख्तलिफ जो एड जो ग्रांट्स वगैरह दी जाती थी उनकी तादाद में भी इजाफा किया गया, जो एक बहुत खुशाइन बात है। लेकिन अब सवाल तो ये पैदा होता है कि हुकूमत इस सारे सिनेरियो में जो मुख्तलिफ चैरिटीज़ हैं जिनको ग्रांट्स दी जा रही हैं उनको किस तरह से डील करती है, क्योंकि एक जो बहुत बड़ा बरतानिया में सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये भी है कि मरकज़ी सतह पर एक मुख्तलिफ हुकूमत जो है वो बरसर इक़्तिदार है, जैसे कंजर्वेटिव जो है वो उनकी मरकज़ में हुकूमत है। दूसरी जानिब अगर हम काउंसिल लेवल की बात करते हैं तो ज़्यादातर काउंसिल्स में लेबर पार्टी की हुकूमत है। तो बहुत सारे लोग ये भी बात करते हैं कि यहाँ पर फिर कुछ सियासी पॉइंट स्कोरिंग की भी बात आ जाती है, क्योंकि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो है उनकी ये कोशिश होती है कि किसी तरह से जो ग्रांट्स हैं उनमें कमी कर दी जाए, ग्रांट्स को रोक दिया जाए उन बोरोज में, खास तौर पे कि जो लेबर मेजॉरिटी है, ये लेबर की पार्टी की जानिब से कहा जाता है। दूसरी जानिब हमने ये देखा है कि जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि हम बिल्कुल बैलेंस रखते हैं, मुख्तलिफ ग्रांट्स जो कि मुख्तलिफ काउंसिल्स को एलोकेट की जाती हैं, वो चाहे लेबर की मेजॉरिटी की हों या कि वो कंजर्वेटिव की मेजॉरिटी की हों, उनको बिल्कुल बैलेंस या इक्वल जो है वो ग्रांट्स दी जाती हैं और बेहतर अंदाज में अकोमोडेट किया जाता है। बहरहाल एक आम आदमी जो है वो इससे सबसे ज़्यादा मुतासर होता है कि अगर हम बात कुछ सियासी पॉइंट स्कोरिंग की करते हैं, क्योंकि एट द एंड को दुनिया का कोई भी मुल्क हो वहाँ पर जमहूरियत का सबसे बड़ा हुस्न ये होता है कि एक पार्टी जब जीतती है एक हारती है। जब आप बरसर इक़्तिदार आते हैं तो आप ये नहीं देखते हैं कि आपका वोटर या जो एक ख़ास हल्का है उसने आपको वोट नहीं दिया है। अगर बरतानिया की हम बात करें तो कंजर्वेटिव की जानिब से ये नहीं कहा जाना चाहिए, और वो खैर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसा किया भी नहीं जाना चाहिए कि जो लेबर पार्टी की जो मेजॉरिटी कुछ बोरोस हैं उनको टारगेट किया जाए या जो कुछ फंड्स हैं वो वहाँ पर कम किए जाएँ। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि कंजर्वेटिव की जानिब से एक बात ये भी की जाती है कि जो लंदन है, लंदन की बुनियादी तौर पर जो मेयर ऑफ लंदन सादिक खान है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वो अगर बात कुछ ट्रैवल की भी करते हैं, हम लोग ट्रांसपोर्ट की करते हैं, तो उनकी जानिब से यही कहा जाता है कि ये जिम्मेदारी लेबर पार्टी पर आयद होती है। तो ये बहुत सारे अवामिल बहरहाल इसमें सारे सिनेरियो में जो है वो शामिल होते हैं, और जो सबसे बड़ी बात है वो यही होती है कि जो इंसानियत का एक रिश्ता है वो सबसे बड़ा होता है, और होना भी ऐसे ही चाहिए कि हमने ये मिलकर इस सारे क्राइसिस का सामना करना है। अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग की जो हम बात कर रहे हैं और इसमें सारे सिनेरियो में जो चैरिटी सेक्टर की बात कर रहे हैं, इसमें चैरिटी सेक्टर को इनकरेज किया जाना बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं जो इस हवाले से काम कर रही हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी जगह पर मौजूद हो, उनको इनकरेज किया जाना बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ गवर्नमेंट की जानिब से जो ग्रांट्स हैं वो इन तंजीमों को दी जानी बहुत ज़रूरी है, उनको इनकरेज किया जाना बहुत ज़रूरी है। कोविड-19 के हवाले से हमने देखा है जो कम्युनिटी चैंपियन सामने आए हैं उनकी हौसला अफजाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इस सारे सिनेरियो में गवर्नमेंट पर यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आयद होती है। चूँकि वक्त भी हमारे पास अब ज़्यादा नहीं है और कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर गेस्ट जो है वो मेरे साथ अभी शामिल नहीं हो पाए, लेकिन एक मेरे ज़हन में नाज़रीन बात ज़रूर थी जब मैं आज प्रोग्राम करने के लिए आ रहा था, क्योंकि मुझे अक्सर ये भी कहा जाता है कि कुछ बात तारकीन वतन के लिए भी की जाए, जो कि ऐसे हमारे इमिग्रेंट्स जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए, उनके हवाले से भी की जाए कि उनकी डायरेक्शन क्या होती है। यकीनन हर इंसान की यहाँ पर बरतानिया में अगर हम बात करते हैं तो लगभग तकरीबन 20 लाख के करीब पाकिस्तानी जो हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आबाद हैं, और 400,000 लोग ऐसे हैं कि जो कि उर्दू बोलते हैं, यानी कि जिनकी जो ज़बान जो अदायगी जो है वो हमारी तरह उर्दू की ज़बान उर्दू वो बोलना पसंद करते हैं। उनका ताल्लुक ज़्यादातर पाकिस्तान से है। इसी तरह से हमने देखा है कि इंडिया से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे मौजूद हैं कि जो लत्ती हैं इस ज़बान के साथ, और एक ज़बान की एक अपनी खूबसूरती है, एक अपनायत का एहसास है। आप यकीन जानिए जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा होता हूँ, आमतौर पर जो कि माहौल हमने देखा है यहाँ पर ऐसा है कि शायद इतना मौका नहीं मिल पाता है। मुख्तलिफ सर्कल्स में खैर जब जाते हैं तो यकीनन एक अपना एक अपनायत का एहसास होता है। तो आपके साथ भी इस्लाम चैनल उर्दू का जो एक रिश्ता है वो दिल का रिश्ता है, और दिल के ही इस रिश्ते को हमने हमेशा से कायम और दायम रखा है। तो बहरहाल बात हो रही थी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के हवाले से कि जो इमिग्रेशन के बाद यहाँ पर आते हैं, कुछ अपनी तालीम के घर से आते हैं, कुछ यहाँ पर मुख्तलिफ जो उनको जॉब्स मिलती हैं उस हवाले से आते हैं फुलफिल करने के लिए। तो ये बहुत
शुरू के दिनों में ज़रूरी होता है कि जो आपकी डायरेक्शन है वो आपको पता हो, क्योंकि बहुत सारे अवामिल ऐसे भी होते हैं कि जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को या कि जो कुछ मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, टियर 1 की जैसे कोई कैटेगरी, एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी है, टियर 2 की जो कैटेगरी है वो वर्क परमिट की कैटेगरी होती है कि जिसमें मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स जो हैं वो दिए जाते हैं, स्पॉन्सरशिप एलोकेट करती हैं कंपनीज, उसमें वो आती हैं। इसी तरह से टियर 4 की जो कैटेगरी है वो स्टूडेंट्स की होती है। और इसी तरह से जो सीजनल वर्कर की भी जो एक कैटेगरी है जो रिसेंटली आई है कि जिसमें 6 महीने तक का आपको वीज़ा मिल जाता है, आप यहाँ पर आ जाते हैं, टेम्प्रेरी वर्क के तौर पे, वर्कर के तौर पे काम करते हैं, फिर वापस जाते हैं। तो इस सारे सिनेरियो में सवाल ये पैदा होता है, जब लोग यहाँ पर आते हैं, सपने लेकर आते हैं, उम्मीदें लेकर आते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी सोच को मुस्बत रखने के साथ साथ हर पहलू के लिए तैयार रहें। क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हैं, सबसे बड़ी कुर्बानी ये होती है कि जब आप अपने वालिदैन या अपने बहन भाइयों से दूर आप एक जगह पर आए हैं, अपना एक कैरियर बनाने के लिए आए हैं, एक मुस्तकबिल, बेहतर मुस्तकबिल के तलाश में आए हैं, तो मुख्तलिफ चैलेंजेस के लिए बहरहाल उनके लिए तैयार रहना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत सारी तंजीमें ऐसी हैं, अगर आपको नए स्टूडेंट हैं, यहाँ पर आए हैं, डायरेक्शन तो यकीन आप ख़ुद अपनी आप को बनानी चाहिए, प्लान बनाना भी चाहिए। मुख्तलिफ यहाँ पर तंजीमें ज़रूर हैं कि जो इस हवाले से मदद करती हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की भी अगर हम बात करते हैं, कुछ तंजीमें जो हैं वो मदद कर रही हैं। आप गूगल पर जाएंगे, वहाँ पर आपको कुछ तंजीमें जो हैं वो ऐसी मिल जाएंगी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वो एक हेल्प से मुराद एक गाइडेंस, जो सबसे बड़ी एक जो मॉरल सपोर्ट है वो यही होती है कि जिसमें आपको एक डायरेक्शन, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए गाइडेंस जो है वो मौजूद होती है। तो आप उनसे भी आप मदद ले सकते हैं। अकोमोडेशन का भी एक बहुत बड़ा इशू होता है जो कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे आकर सामना करना पड़ता है। तो उस हवाले से भी जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जो कि कंसेशनल रेट्स पर जो हैं अलाउ करती हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनके मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं, आप उनको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ होते हैं, कुछ कैटेगरीज हैं कि जिसमें आप यूटिलाइज़ उनको कर सकते हैं। और इसी तरह से जो मुख्तलिफ सर्कल्स हैं यहाँ पर, आप उनमें भी शामिल हो सकते हैं। वंस यूर हेयर, तो असल बात ये होती है कि एक जो एक्सपोजर जिसको हम कहते हैं वो इसी तरह से मिलता है कि जब अपने आप को आप मुख्तलिफ यहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व करते हैं, ब्रिटिश कल्चर को भी समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और जो अहम पहलू है वो ये भी है कि अपनी रवायात हैं उनको मेनटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है। जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, जो सब कॉन्टिनेंट की, या मैं कहूँगा कि जो पाकिस्तान का कल्चर है, उस कल्चर की हदूद में रहकर बहुत सारे काम जो है वो करने चाहिए। क्योंकि असल जो चैलेंज है या असल मुकाबला जो है वो इंसान का अपने आप के साथ होता है। और वैसे भी अर्नेस्ट हेमिंग ने भी अपने नावल द ओल्ड मैन एंड द सी में क्या खूब बात की है कि मैन मस्ट डू व्हाट ए मैन कैन डू। इंसान को वो सब कुछ करना चाहिए कि जो वो कर सकता है। ये एक दिन की ज़िंदगी है, ये वन लाइफ टाइम है, और इस वन लाइफ टाइम में ही हमने सब कुछ अचीव करना है। तो आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान राजा ज़ीशान को सिग्नेचर टॉक के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।